that normally it starts with your and then हमारे को तो बोलना ही हमारा काम ही है। आप जैसे बोले, मैं तो प्रश्न पे वाक्पटुता मेरी शैली है, तो मैं तो फिर छोड़ूंगी नहीं भाई। तो मैं चालू करती हूँ कि भारतीय संस्कृति का एक अनूठा वर्चस्व है पूरे ब्रह्मांड में। हम इसे देवभूमि समझते हैं और आप पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री हैं, तो क्या गाइडिंग फोर्स है जो आज इस देश को बेस्ट टूरिज्म कंट्री में आपका पूरा वर्चस्व लगा हुआ है? देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय राजश्री डोगरा जी को। राजश्री डोगरा मेरे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए मुझे राजश्री पोद्दार जी का रघुश और धन्यवाद करता हूँ फिक्की एफएलओ से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यों का, सारे फिक्की के पास्ट चेयरमैन्स का और अपकमिंग चेयरमैन साहिबा का, सभी का कि मुझे अवसर आप सबसे बातचीत करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर रघुश्री जी ने और उनकी टीम ने प्रदान किया। ब्रजभूषण पुरोहित और रवि दोनों मेरे मित्र हैं। पार्लियामेंट चल रही थी, मेरे लिए बहुत चुनौती का समय था कि इस समय इस कार्यक्रम के लिए मैं समय निकाल पाऊँ, लेकिन हिंदी में एक शब्द होता है एक आग्रह, फिर उसके होता है बाद में आता है दुराग्रह, और उससे आगे वाली जो लिमिट होती है वहाँ तक इन दोनों ने मेरे फंदा कस दिया कि नहीं तुमको आना ही पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि मुझे आकर के यहाँ प्रसन्नता भी है, क्योंकि मुझे यहाँ बदलते हुए भारत की तस्वीर दिखाई देती है। रघुश्री जी ने अभी जो बात कही कि भारत की सनातन संस्कृति जो हजारों साल से नित्य निरंतर नूतन बनी रही, और क्या ऐसी गाइडिंग फोर्स थी कि उसके कारण से भारत की सभ्यता इतने सारे आक्रांताओं के हमलों के बावजूद भी भारत की और सभ्यता और संस्कृति को मिटाने के लिए किए गए सारे यत्न प्रयत्न के बावजूद भी ये सनातन अक्षुण्ण बनी रही। हजारों साल से भारत की ये जो सनातन संस्कृति है, उसके बाद में जितनी भी संस्कृतियां सभ्यताएं इस विश्व में आई, वो काल के प्रभाव में अपने आप समाप्त हो गई। यूनान, मिस्र, रोम सब सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन ये भारत की सभ्यता निरंतर बनी रही। और इस निरंतरता का कारण यदि को खोजने की कोशिश करें तो भारत में जो आधी आबादी भारत की थी, जो हमारे समाज की आदि शक्ति नारी शक्ति जो है, उस आधी आबादी को जिस तरह से भारत की संस्कृति में सम्मान दिया गया था और उस रिसोर्स की ताकत के आधार पर भारत की संस्कृति निरंतर बनी रही। भारत के ऐश्वर्य, भारत का वैभव, भारत की संपदा, भारत की बौद्धिक संपदा, भारत का ज्ञान, भारत का विज्ञान, भारत की एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज, भारत की फिजिक्स की नॉलेज, इन सब के कौतूहल से आकर्षित होकर के कौतूहल स्वरूप अनेक लोग भारत में आए, जिनके पदचिन्ह इतिहास के पन्नों में आपको हर सर्वदूर दिखाई देते। फिर उनमें से कुछ लोग ईर्ष्या से के भाव से भारत की सनातन संस्कृति को, सभ्यता को मिटाने के लिए आए, तलवारों की ताकत पर आक्रांता के रूप में आए। कुछ लोग इससे सीखने के दृष्टिकोण से आए, कुछ लोग इसे लूटने के दृष्टिकोण से आए। लेकिन आने वाले ऐसे हर एक हमले पे जो भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को बचाए रखने के लिए जो संघर्ष हुआ, उसमें भारत की महिला शक्ति ने बहुत बड़ा योगदान किया। देखिए, प्राचीन भारत में दुनिया की एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जिसमें महिला को बराबर सम्मान के दृष्टिकोण से देखा गया था। और मैं जब कहता हूं कि कई बार मैं सोचता हूं कि बराबरी के दर्जा दिया गया था, तो मुझे लगता है कि मैं उस समय की व्यवस्था के साथ में न्याय नहीं कर रहा, कि शक्ति के तीन स्वरूप, आर्थिक शक्ति, सामरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति, इन तीनों के आराध्य देव पुरुष नहीं थे। सामरिक शक्ति की आराध्या देवी के रूप में देव दानव संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में भी
देवी दुर्गा को उसके जो है प्रतीक के रूप में माना गया, उसकी आराधना की गई। आर्थिक शक्ति के रूप में महालक्ष्मी की पूजा का विधान भारत में हुआ, और बौद्धिक शक्ति के रूप में भी माँ सरस्वती की पूजा का विधान हमारे ऋषियों मनीषियों ने किया। केवल इतना ही नहीं, भारत की संस्कृति का इतिहास उठा करके पढ़िए, जीवन की हर विधा में मातृशक्ति ने बराबर का योगदान या आगे बढ़कर के योगदान हमेशा भारत में किया। लेकिन कालांतर में गुलामी के उस दौर में जब हम, और गुलामी का वो दौर आने से पहले भी इतिहास उठा करके कोई देखे, भारत की सभ्यता और संस्कृति पर 2000 साल तक हमले हुए। लेकिन 11वीं शताब्दी के मध्य में आकर के जब पहली बार हम तराइन का युद्ध हारे, और उस तराइन का युद्ध हारने के कारण से दिल्ली तक जो है वो आक्रांता पहुंचे, और आक्रांताओं ने वहां पहुंचने के बाद में 100 साल में वो वहां से लेकर के तमिलनाडु में दक्कन तक पहुंच गए। लेकिन उससे पहले के 1100 साल तक जो हमले हुए, उन हमलों को रोकने में निश्चित रूप से हम जहाँ बैठे हैं इस राजस्थान के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान किया। जब तक हम नहीं आ रहे तब तक ये संस्कृति और सभ्यता अक्षर में बनेगी। लेकिन उसमें हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान। एक एक युद्ध में उन आक्रांताओं से लड़ते हुए 3-3 पीढ़ियां कुर्बान हो गई। कल्पना करिए उस मातृशक्ति के जज्बे का, उसके हौसले का, कि जिसने अपने पिता को खोया, जिसने अपने पति को खोया, जिसने अपने पुत्र को खोया, जिसने अपने भाई को खोया, उस बहन ने या उस माँ ने या उस बेटी ने अपने 5 साल के बेटे को बचपन से इस बात की शिक्षा दी, और झूला झुलाते हुए जो है अपने बच्चे को पालने में झूला झुलाते हुए भी कहा कि इला ने देनी अपनी हालर ये हो रहा है, कि अपनी जमीन नहीं छोड़नी है, बढ़ाई जो है वो मरने में है, हमें अपनी संस्कृति को बचाने में। ये जो भाव महिलाओं का था, इस भाव ने भारत की संस्कृति को, सभ्यता को अक्षर में बना करके रखा। लेकिन कालांतर में जिस तरह की परिस्थितियां बनी मुगल काल के समय में, उन दुर्दांत आक्रांताओं ने भारत में जिस तरह के विभत्स अत्याचार किए, उससे अपनी महिला शक्ति को, अपने समाज को बनाए रखने के, बचाए रखने के लिए, और रक्त की पवित्रता को बनाए रखने के लिए महिला समाज को पर्दे में रखने की व्यवस्था हमारे यहाँ भी मजबूरी में से ही होगी, शायद अंगीकार करनी पड़ी। लेकिन आज एक बार फिर कालचक्र घूम चुका है। और मैं तो अभी हाल ही में, मैंने थोड़े दिन पहले एक बात कही थी कि भारत के इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो सबसे सिग्निफिकेंट डेट्स है, उसमें से एक घटना, लाखों कुर्बानियों के बाद में भी अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर टूटना था। और जिस दिन भगवान श्री राम का मंदिर टूटा था, उस दिन से भारत के सौभाग्य का सूर्य अस्त हो गया था। और 500 साल की उस अमावस्या की कालरात्रि के बाद में हम सौभाग्यशाली मित्रों की वो सौभाग्य का सूर्य भगवान राम के मंदिर की अयोध्या में पुनर्स्थापना के साथ में वापस हो। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम देख रहे हैं कि भारत के सौभाग्य के सूर्योदय की रश्मियाँ जो है वो पूरे विश्व को आलोकित करने के लिए तैयार हो गई। और ऐसे महत्वपूर्ण समय में भारत की इस आधी आबादी, भारत की मातृशक्ति, भारत का नेतृत्व करे, सब क्षेत्र में नेतृत्व करे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्पना को विश्व के सामने रखा। G20 की मीटिंग में अब से पहले पूरे विश्व में वीमेन डेवलपमेंट की चर्चा होती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व के सामने एक नया कॉन्सेप्ट रखा, और उन्होंने कहा कि अब वीमेन डेवलपमेंट की चर्चा पुरानी हो गई है, अब वीमेन लेड डेवलपमेंट होगा, और उसका प्रणेता भारत होगा। दुनिया की प्रगति का मूल जो है वो महिलाएं बने। और हम देखते हैं कि आज जिस तरह से सरकार के प्रयास से चलते हुए, एक तरफ वीमेन्स आर वर्किंग, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग एज एंटरप्रेन्योर्स, उन्होंने नए नए क्षेत्रों में काम करना शुरू किया है। आज हमारे सैनिक स्कूल जो हैं उनमें बेटियों की एंट्री खुल रही है। आज हमारी सेना के सारे वर्टिकल्स में पूरे टाइम का, पहले भी जो है शुरुआत के दौर में जो उनका इंडक्शन होता था वो थोड़े से 5 साल के लिए होता था, शॉर्ट टर्म के लिए होता था। अब वो शॉर्ट टर्म की बाउंड्रीज उनके लिए खत्म हो गई। हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में ऑल वीमेन कंटिजेंट्स बन गए। आपको आश्चर्य होगा, अभी थोड़े दिन पहले मैं एक दिन जैसलमेर के बॉर्डर पर गया था, और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि उस बॉर्डर पर काम करने वाली 1000 जो है उस यूनिट की सारी, उस रेजिमेंट की सारी जितनी भी सिपाही से लेकर के और
कमांडेंट तक जितने भी लोग थे वो सारी की सारी परिवार की बेटियां और बहनें। ये जो भारत की ताकत है और भारत की आधी आबादी की ताकत जो है, ये जिस तरह से अब प्रस्फुटित हो रही है, ये भारत के इस बदलते हुए परिदृश्य में जब पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि आने वाली सदी भारत की होगी, उस सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। और उसमें फिकी एफएनओ जिस तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है, मैं उसके लिए आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ।